नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। हैदराबाद यूनिवर्सिटी छात्रों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। रोहित वेमुला के जन्मदिन पर आज देश भर में विरोध प्रदर्शन। छुट्टी पर गए अंतरिम वीसी विपिन श्रीवास्तव। केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को ठहराया जायज। गिरती कानून व्यवस्था का हवाला। पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने कहा, संकट के लिए बीजेपी जिम्मेदार। प्रधानमंत्री का सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने पर जोर। कहा, सरकार की सब्सिडी खत्म करने की मंशा नहीं, जन कल्याण को बताया आर्थिक सुधार की बुनियाद। सऊदी अरब में मस्जिद में आत्मघाती हमला, 4 लोगों की मौत, 18 जख्मी। अब तक किसी भी गुट ने नहीं ली जिम्मेदारी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज। राजघाट पर विशेष प्रार्थना सभा। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। रोहित वेमुला मामले में न्याय की मांग कर रहे छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शुक्रवार देर रात कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैदराबाद पहुंचे। कांग्रेस उपाध्यक्ष रोहित के परिजनों के साथ आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यूनिवर्सिटी में 2 हफ्ते के अंदर राहुल का ये दूसरा दौरा है। इस बीच विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति विपिन श्रीवास्तव छुट्टी पर चले गए हैं। शुक्रवार देर रात हैदराबाद पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे यूनिवर्सिटी का रुख किया। यूनिवर्सिटी कैंपस में रोहित वेमुला के जन्मदिन के मौके पर छात्रों के कैंडल मार्च में वो शामिल हुए। साथ ही धरने पर बैठे। रोहित की मौत के बाद यूनिवर्सिटी में 2 हफ्ते के अंदर राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है। आधी रात को हुए छात्रों के कैंडल मार्च में रोहित के परिवार वाले भी शामिल हुए। रोहित समेत जिन 4 छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई की थी, उसके खिलाफ आज छात्र वहां सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें उन्हें राहुल गांधी का भी साथ मिल रहा है। Rahul ji, when he came recently visited, he told, till the justice will prevail, we are with you. So that's why again Rahul ji is coming and he want to be with along with his mother Rohit Vemula, mother and brother sister. हैदराबाद पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को एबीवीपी के विरोध का सामना करना पड़ा। यूनिवर्सिटी पहुंचने पर राहुल को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मेन गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद पुलिस ने करीब 50 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। इस बीच विश्वविद्यालय के अंतरिम वाइस चांसलर विपिन श्रीवास्तव शुक्रवार दोपहर से छुट्टी पर चले गए हैं। उनकी जगह प्रोफेसर पेरिया स्वामी वाइस चांसलर का पद संभाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र ने अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगाने को जायज ठहराया है। गृह मंत्रालय की तरफ से कल सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हलफनामे में कहा गया है कि राज्य में शासन और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। साथ ही प्रदेश के राज्यपाल और उनके परिवार की जान को गंभीर खतरा था। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने राज्य में संकट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कल अपना जवाब दाखिल कर दिया। 316 पन्ने के हलफनामे में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अल्पमत में थी, इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन की जरूरत थी। हलफनामे में आरोप लगाया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी और विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के खिलाफ सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने अरुणाचल में संकट पैदा करने के लिए बीजेपी पर पूर्व नियोजित साजिश रचने का आरोप लगाया। ये ऑडियो में सब कुछ है, इससे प्रूव है कि वो उसमें फैसला किया है कि हम लोगों ने बीजेपी जाने के लिए तैयार हो गया है और इसमें रुपया का जरूरत है। बाकी जो एमएलए लोग को हमने दे दिया है, बाकी और भी एमएलए लोग को देने के लिए बाकी है। तो इसमें पूरा प्रूफ है और उसको ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है
उससे पता चलता है कि ये बीजेपी ने क्या करने जा रहा था और कैसे प्लान किया। ये प्री प्लान करके ये गवर्नमेंट गिराने के लिए कोशिश किया। उधर अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ताई तागक ने कहा है कि उनके विधायकों को कांग्रेस समर्थकों की ओर से धमकी मिल रही है। इस बीच राज्यपाल जेपी राजखोवा ने केंद्र की ओर से नियुक्त दोनों सलाहकारों जीएस पटनायक और वाईएस डडवाल को विभाग आवंटित कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम में इस साल होने वाले चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। इसके लिए बीजेपी असम गण परिषद के बीच बातचीत आखिरी दौर में है। इससे पहले गुरुवार को पार्टी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी थी। माना जा रहा है कि सर्बानंद सोनोवाल को चेहरा बनाकर बीजेपी युवा वोटरों को लुभाना चाहती है। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। दरअसल पार्टी दिल्ली और बिहार के कड़वे अनुभव के बाद इस चुनाव में स्पष्ट रणनीति के साथ उतरना चाहती है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता सर्बानंद सोनोवाल का चेहरा आगे किया है। फिलहाल असम में बीजेपी के सिर्फ 6 विधायक हैं और 126 विधानसभा सीटों के लिए इसी साल मई महीने तक चुनाव होना है। सबको साथ लेकर हम असम की जनता की आशीर्वाद मांगेंगे, समर्थन मांगेंगे और हमारा पूरा विश्वास है कि सुशासन और डेवलपमेंट के सिलसिले में जनता अगली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से सत्ता में लाएंगे। पार्टी राज्य में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन पर भी बात कर रही है। इस सिलसिले में पार्टी नेता असम गण परिषद के संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी को कोकराझार और गुवाहाटी में जनसभाओं को संबोधित कर पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर दी है। जो 15 साल तक कुछ कर नहीं पाए, 10 साल जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया, उस प्रदेश को आज अपनी समस्याओं की गिनती करनी पड़े, ये अपना खुद का ही विफलता का वो दस्तावेज है और कुछ नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का फैसला पार्टी की मजबूरी के सिवाय कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोगों के सिर से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुमार उतर रहा है। उन्हें मालूम है आसाम में चुनाव में सफलता नहीं मिलेगी और उनका भरोसा दिल्ली और बिहार के बाद डगमगा गया है नरेंद्र मोदी जी का। अगले कुछ महीने में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा संभावनाएं असम में ही नजर आती हैं। बीजेपी के पास सोनोवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की कई वजह हैं। सर्बानंद 2012 और 14 में असम बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए पार्टी का मानना है कि राज्य इकाई में उनकी मजबूत पकड़ है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य की 14 में से 7 सीटें मिली थीं। इसका श्रेय भी काफी हद तक सोनोवाल को मिला था। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। सोलर घोटाले मामले में केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी को राहत मिल गई है। केरल हाईकोर्ट ने चांडी और राज्य के ऊर्जा मंत्री अरियाद मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी थी। चांडी ने सभी आरोपों को गलत करार दिया है, लेकिन विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग पर कायम है। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी के लिए शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट से अच्छी खबर आई। 24 घंटों के भीतर उन्हें राहत मिल गई। सोलर घोटाले में गुरुवार को त्रिशूर की विजिलेंस कोर्ट ने उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, उस पर अब 2 महीने के लिए रोक लग गई है। मुख्यमंत्री चांडी और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी अरियादन मोहम्मद ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने के लिए शुक्रवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चांडी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। Allegations are coming at the same time they are all vanishing with high speed. Yesterday, what is the position in Kerala? What is the position? But what about today? This is an unprecedented verdict of the court. Why? केरल में यूडीएफ गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस पार्टी का भी चांडी को पूरा समर्थन हासिल है। There is no occasion to adhere to or subscribe to the malicious allegations in times when elections are so near and allegations for political benefit are flying thick and high. लेकिन केरल में विपक्षी एलडीएफ के साथ बीजेपी ने भारी विरोध प्रदर्शन किया
और चांडी के इस्तीफे की मांग की। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या ओमन चांडी जी के पास कोई और विकल्प है सिवाय रेजिग्नेशन देने के? इस रेजिग्नेशन में देरी क्यों हो रही है, ये हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। He has no moral right to continue to be the chief minister. UDF stands thoroughly exposed as far as corruption is concerned. सोलर घोटाले का मामला दरअसल 2.5 साल पुराना है। मामले में मुख्य आरोपी सरिता नायर ने सोलर घोटाले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के सामने कहा था कि मुख्यमंत्री चांडी के करीबी ने उनसे 7 करोड़ रुपए मांगे थे और उन्होंने 1 करोड़ 90 लाख रुपए दिए भी थे। सरिता के इसी बयान के आधार पर त्रिशूर सतर्कता कोर्ट ने चांडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत कल अवरोध के साथ हुई। राज्यपाल राम नाईक को गतिरोध के बीच ही भाषण पढ़ना पड़ा। बीजेपी को छोड़कर समूचे विपक्ष ने कानून व्यवस्था से लेकर किसानों की बदहाली तक के मुद्दे उठाए। अखिलेश यादव सरकार के आखिरी बजट सत्र के पहले दिन बीजेपी को छोड़कर पूरे विपक्ष ने कानून व्यवस्था का मामला जोर शोर से उठाया। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल ने सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में सभा राज में अंधेर नगरी चल रही है, राज्यपाल जी उस पर मुहर लगाने के लिए आए थे, जिसका हम सभी लोगों ने पूरी ताकत के साथ, पूरे विरोध दल के साथ बहुजन समाज पार्टी ने उसका प्रतिवाद किया, विरोध किया। अवरोध के बीच राज्यपाल राम नाईक ने करीब 20 मिनट तक अभिभाषण दिया। उन्होंने अखिलेश यादव सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का जिक्र किया। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अवरोध को शर्मनाक बताया। विधानसभा में विपक्ष ने जो भी किया है वो अत्यंत दुखद था, क्योंकि राज्यपाल जी ने अपना अभिभाषण पढ़ा था, उनको शालीनता पूर्वक उनकी बातों को सुनना चाहिए था, जबकि वो बार बार अनुरोध भी कर रहे थे। इस बार राज्यपाल के प्रोटोकॉल को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी दिखी। राज्यपाल को नए प्रोटोकॉल के तहत राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, लेकिन विधानमंडल में उनका स्वागत पुराने प्रोटोकॉल से ही हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। दिल्ली में करीब 30,000 मीट्रिक टन कचरा जमा हो गया है। 1.5 लाख निगम कर्मचारियों की हड़ताल से पिछले 3 दिन से कूड़ा नहीं उठ पा रहा है। ये लक्ष्मी नगर के व्यस्त चौराहे की तस्वीर है। हड़ताल के तीसरे दिन अपना विरोध तेज करते हुए एमसीडी के हड़ताली कर्मचारियों ने यहाँ कचरे का ढेर लगा दिया। इससे ट्रैफिक की समस्या तो हो ही रही है, यहाँ से गुजरने वालों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। निगम कर्मचारियों की हड़ताल के तीसरे दिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली कूड़े का ढेर बनती जा रही है। ये लक्ष्मी नगर चौराहा है, जहाँ पर कूड़ा चारों तरफ से फैला हुआ है और निगम कर्मचारियों ने इसे यहाँ पर डाल दिया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। लक्ष्मी नगर जैसा ही हाल दिल्ली के करीब करीब सभी सड़कों का है। हम जो दुकानदार हैं यहाँ पर, जो दुकानदार बिजनेस कर रहे हैं, वो मंदे की मार से जूझ रहे थे पिछले 10 सालों से लगभग। जो पार्किंग की समस्या है बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा अभी जो रिसेंटली जो ये दोबारा 1 साल में तीसरी बार जो ये गंदगी का ये आलम जो शुरू हुआ है, इसकी वजह से व्यापार और ज़्यादा बाधित हो रहा है हमारा। बीमारियां जो नई नई पनप रही हैं यहाँ पर, जो बीमारी की वजह से लोग कस्टमर आने में कतराते हैं। यहाँ पर दुकानदार जो है सारे दिन यहाँ पर खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। शुक्रवार को हड़ताली कर्मचारियों ने सिविक सेंटर पर प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार के साथ केंद्र के खिलाफ भी नारेबाजी की। हालांकि सरकार का दावा है कि उसने तीनों नगर निगमों को इस साल 2000 करोड़ रुपए दे दिए हैं, लेकिन निगम का कहना है कि उसे 3000 करोड़ मिलने थे, जिसमें से 2000 करोड़ रुपए ही मिले। दिल्ली की जनता हमें पूरा समर्थन कर रही है। जब उन्हें स्थिति पता चल रही है कि 4 महीने से वेतन नहीं मिला, तो उनकी सहानुभूति हमारे साथ हैगी और वो कह रहे हैं हम भी आपके साथ हैं। और सरकार को या केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को कोई ठोस निर्णय लेकर के ये जो सैलरी वाला मामला है और तीनों निगम को एक करने का मामला, इसका शीघ्र समाधान करना चाहिए। दिल्ली के तीनों नगर निगमों में करीब 1.5 लाख कर्मचारी हैं, जिनमें करीब 60,000 सफाई कर्मचारी हैं। इनके हड़ताल पर जाने की वजह से दिल्ली में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शिक्षक, डॉक्टर और नर्सों के भी हड़ताल में शामिल होने से दिल्ली वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करने को तैयार हो गया। अब 2 फरवरी को होने वाली सुनवाई में तय होगा कि भारत में समलैंगिकता अपराध रहेगा या नहीं। मामले में गे राइट्स की वकालत कर रहे नाज फाउंडेशन समेत दूसरे संगठनों ने 23 फरवरी 2014 को क्यूरेटिव याचिका लगाई थी। क्यूरेटिव याचिका पर चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी।
हालांकि क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई चैम्बर में होती है, लेकिन इस मामले की सुनवाई खुली अदालत में होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2009 में आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराध मुक्त कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटते हुए धारा 377 बरकरार रखी थी। क्यूरेटिव याचिका में सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2011 और जनवरी 2014 की याचिका पर दिए फैसले को चुनौती दी गई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की सर्वाधिक हित संरक्षण करने वाली सरकार है। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं वहां पर जानबूझकर इस तरह की घटनाओं को बढ़ाने की कोशिश होती है, एक साजिश होती है। आपके प्रश्न में सत्यता का अंश तो है ही। हैदराबाद की घटना को उदाहरण के तौर पर लें, गहलोत साहब को सही समय पर सही इंटरवीन करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार सभी तरह की सब्सिडी खत्म नहीं करेगी, लेकिन इसे तर्कसंगत बनाकर लक्षित रूप से गरीब और जरूरतमंदों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सब्सिडी से जुड़े अनावश्यक नियंत्रण और गड़बड़ियों को खत्म किया जाएगा और संसाधनों का आवंटन बेहतर तरीके से किया जाएगा। प्रधानमंत्री दिल्ली में ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जन कल्याण किसी भी आर्थिक सुधार की बुनियाद होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने माना कि अगर कोई सरकार ईमानदार और कुशल प्रशासन देती है तो उससे सबसे ज्यादा फायदा गरीबों को ही होगा। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि मिट्टी के तेल की सब्सिडी भी सीधे बैंक खातों में भेजने के लिए 36 जिलों में पायलट परियोजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2016 तक चंडीगढ़ देश का पहला सब्सिडी मुक्त शहर बन जाएगा। How to eliminate bad subsidies, whether or not they are called subsidies. But some subsidies may be necessary to protect the poor and the needy and given them a fair chance to succeed. Hence, my aim is not to eliminate subsidies, but to rationalize and target them. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक सुधार से जुड़े विधेयकों को संसद में पारित कराने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रमुख सुधारों के लिए संसद में विधेयक पेश किए जाने के वक्त विपक्ष राजनीति करने से बचे। उन्होंने कहा कि संसद में अवरोध से सरकार के सुधार कार्यक्रमों पर बुरा असर पड़ रहा है और इससे देश की विश्वसनीयता पर असर पड़ रहा है। वित्त मंत्री ने माना कि ग्रामीण मांग में सुधार और बेहतर मॉनसून के चलते अगले वित्त वर्ष में 8% जीडीपी वृद्धि दर हासिल की जा सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संसद के बजट सत्र में अप्रत्यक्ष कर सुधार से जुड़े जीएसटी को लेकर संविधान संशोधन विधेयक पारित करा लिया जाएगा। बजट से पहले आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने अतिरिक्त कर्ज के जरिए आर्थिक वृद्धि बढ़ाने को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि राजकोषीय मजबूती के रास्ते से हटना अर्थव्यवस्था की स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकता है। रघुराम राजन ने कहा कि वैश्विक उठापटक के दौरान आर्थिक स्थिरता को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार और केंद्रीय बैंक को महंगाई दर नीचे लाने के प्रयास जारी रखने चाहिए। दिल्ली में सीडी देशमुख मेमोरियल लेक्चर में रघुराम राजन ने कहा कि आक्रामक नीतियों के जरिए छोटी वृद्धि का लाभ महंगा हो सकता है। There are enormous costs in this very fragile world of becoming an unstable country. And being unstable or being seen as unstable far outweighs any small growth benefits that can be obtained through aggressive policies. We should be careful about jeopardizing our single most important strength during this period of global turmoil. और ईरान से प्रतिबंध हटने के बाद भारत वहां से व्यापार बढ़ाने की कोशिशों में जुट गया है। जल्द ही दोनों देशों के विदेश सचिव भी मिलने वाले हैं। बुनियादी ढांचे के निर्माण में ईरान भारत से मदद चाहता है।
भारत और ईरान के बीच जल्द ही विदेश सचिव स्तर की बातचीत होने वाली है। इसमें व्यापारिक और आर्थिक सहयोग के मुद्दे तय होंगे। ईरान को उम्मीद है कि भारत उसे चाबहार बंदरगाह बनाने के लिए $15 करोड़ की मदद देगा। तो चाबहार एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम कटिबद्ध हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, और $150 मिलियन की जो राशि है वो हम ईरान को उसके लिए प्रोवाइड करेंगे। और हम बाकी मंत्रालयों के साथ समन्वय बना रहे हैं कि जितनी जल्द हो सके इस प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाएं। ईरान चाहता है कि इस्पात और रेलवे परियोजनाओं के लिए भी भारत उसे $35 करोड़ का सस्ता कर्ज और तकनीकी मदद दे। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इसके लिए प्रक्रिया तेज की जा रही है। और जब अभी विदेश सचिवों की जब बातचीत होगी ईरान के साथ, तो इन सभी मुद्दों पर और भी जो ईरान के साथ हमारे द्विपक्षीय मुद्दों हैं उन पर बातचीत आगे बढ़ेगी। भारत की निजी कंपनियां भी ईरान के साथ व्यापार करना चाहती हैं। इसमें तेल के अलावा कृषि, सूचना तकनीक, स्वास्थ्य, यातायात और अन्य क्षेत्र भी शामिल है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। जीका वायरस के खतरे से दुनिया भर में चिंता का माहौल है। इससे निपटने के लिए भारत ने भी 2 समूह बनाए हैं। तकनीकी समूह सरकार को सलाह देने का काम करेगा, वहीं संयुक्त निगरानी समूह हर हफ्ते समीक्षा बैठक करेगा। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के 2 दर्जन देशों में यह वायरस फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके तेजी से फैलने की चेतावनी दी है। अमेरिकी देशों में महामारी का रूप ले चुके जीका वायरस से निपटने के लिए भारत ने बचाव तंत्र को मजबूत बनाने का फैसला किया है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग करने और एडिस मच्छर को पनपने से रोकने का फैसला हुआ। एडिस मच्छर से ही जीका वायरस फैलता है। जो टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं वो बैठ करके वर्ल्ड ओवर जो चल रहा है दुनिया में जो इस विषय पर किया जा रहा है और भारत में जो कुछ भी करने की आवश्यकता है उस पर हमको रियल टाइम असेसमेंट देंगे। उनके अनुसार फिर हम उस पर कार्य करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमने सर्वेलेंस बढ़ा दी है और सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया है। दरअसल जीका वायरस गर्भ में बच्चों के मस्तिष्क के विकास को रोक देता है। फिलहाल इस वायरस से ब्राजील सबसे ज्यादा पीड़ित है। यहाँ पिछले साल अक्टूबर से अब तक 4000 से ज्यादा बच्चों का जन्म अविकसित मस्तिष्क के साथ हुआ है। भारतीय चिकित्सा संघ यानी IMA ने गर्भवती महिलाओं को अमेरिकी देश नहीं जाने की सलाह दी है। ये किसी भी आदमी को हो सकता है, किसी भी औरत को हो सकता है, लेकिन किसी को कोई ये इल इफेक्ट नहीं करता, ये डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर औरत प्रेग्नेंट है तो वो उसके बच्चे के ब्रेन को डेवलप नहीं होने देता। वो प्रेगनेंसी की स्टेज जहाँ बच्चा का ब्रेन डेवलप हो रहा है उसको डेवलप नहीं होने देगा, तो ब्रेन छोटा रह जाएगा और हो सकता है बच्चे की मौत भी हो जाए उसके साथ में। तो बच्चे के ब्रेन के लिए खतरनाक है। सो ये एडवाइजरी सिर्फ मदर के लिए नहीं है, देयर इज नो डेंजर टू द मदर, लेकिन इसलिए एडवाइजरी जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों को जीका वायरस से खास तौर पर सतर्क रहने को कहा है। इन देशों में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां पहले से मौजूद हैं, जो एडिस मच्छर से ही फैलती हैं। जीका से बचाव के लिए फिलहाल कोई टीका या दवा नहीं है। The Zika outbreak was associated with neurological complications at a time when the virus was co-circulating with dengue. This was a unique feature, but it was difficult to interpret. जीका वायरस पहली बार 1947 में युगांडा के जंगलों में बंदरों में मिला था। भारत की बात करें तो यहाँ 1952-53 में ये वायरस मिला था। इसके बाद इससे जुड़ा कोई मामला भारत में सामने नहीं आया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। जीका वायरस का सबसे ज्यादा असर ब्राजील में हुआ है। ब्राजील में अक्टूबर से अब तक 4120 संदिग्ध मामले आ चुके हैं। इनमें से 270 की लैब टेस्ट में पुष्टि हो चुकी है। ब्राजील सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए करीब 2 लाख सैनिकों को लगा दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ ने लैटिन अमेरिकी देशों से एकजुटता की अपील की है। इस बारे में अगले हफ्ते लैटिन अमेरिकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई है। वेनेजुएला में जीका विषाणु के 4700 संदिग्ध मामले सामने आए हैं और 255 की पुष्टि हो चुकी है। वहीं फ्रांस सरकार ने भी विदेश यात्रा से लौटे 5 लोगों में जीका के संक्रमण की बात कही है। पेरू में भी जीका का पहला मामला सामने आया है। पीड़ित देशों की यात्रा से लौटे कनाडा के 4 नागरिक भी जीका से पीड़ित पाए गए हैं। पनामा में भी जीका से पीड़ित 50 मरीजों की पुष्टि हुई है।
इस बीच निकारागुआ में स्वास्थ्य विशेषज्ञ जीका से निपटने को लेकर रणनीति बनाने के लिए बैठक कर रहे हैं। सऊदी अरब के पूर्वी इलाके में शुक्रवार को एक मस्जिद पर हुए आत्मघाती हमले और उसके बाद की गई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई है। 18 लोग जख्मी भी हुए हैं। शिया मस्जिद पर हमला पूर्वी प्रांत के महसीन कस्बे में किया गया, जहां शिया और सुन्नी मुसलमानों की मिली-जुली आबादी है। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी गुट ने नहीं ली है। सऊदी अरब में आतंकी संगठन शियाओं को निशाना बनाता रहा है। दिसंबर में शिया धर्मगुरु को फांसी दिए जाने के बाद सुन्नी और शिया समुदायों के बीच तनाव बढ़ा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है, लेकिन ऐसे लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। गांधी जी आज पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 68वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। इस मौके पर उनके समाधि स्थल राजघाट समेत देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। देश को अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके प्रिय भजनों और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी की। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और 1917 में चंपारण सत्याग्रह से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन चौरी चौरा की घटना से दुखी होकर उसे वापस ले लिया। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और दांडी से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। 1942 में उन्होंने करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसके चलते 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी पर गोली चलाकर उन्हें हमसे छीन लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद यूनिवर्सिटी छात्रों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। रोहित वेमुला के जन्मदिन पर आज देश भर में विरोध प्रदर्शन। छुट्टी पर गए अंतरिम वीसी विपिन श्रीवास्तव। केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को ठहराया जायज, गिरती कानून व्यवस्था का हवाला। पूर्व मुख्यमंत्री नवाम तुकी ने कहा, संकट के लिए बीजेपी जिम्मेदार। प्रधानमंत्री का सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने पर जोर, कहा सरकार की सब्सिडी खत्म करने की मंशा नहीं, जन कल्याण को बताया आर्थिक सुधार की बुनियाद। सऊदी अरब में मस्जिद में आत्मघाती हमला, 4 लोगों की मौत, 18 जख्मी, अब तक किसी गुट ने नहीं ली जिम्मेदारी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज, राजघाट पर विशेष प्रार्थना सभा, देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।